दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सीआईएसएफ हेडक्वार्टर में 45 जवान कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। सीआईएसएफ के जराये के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं। अब तक 1300 जवान और अफसरान कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। वसी होता कोरोना का दायरा, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। सीआईएसएफ हेडक्वार्टर में 45 जवान कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। सीआईएसएफ के जराये के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। अब तक 1300 जवान और अफसरान कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। तीसरी लहर के आते ही कोरोना आग की तरह पूरे मुल्क में फैला है। वहीं दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सीआईएसएफ हेडक्वार्टर में 45 जवान कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। अब तक 1300 जवान और अफसरान कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। कोरोना के हवाले से ही बड़ी खबर है। दिल्ली में कोरोना बम फूटा। पिछले 24 घंटे में नीम फौजी दस्ते के 821 जवान कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। सीआरपीएफ के 257 जवान कोरोना से मुतासिर हुए हैं। बीएसएफ के 116, एसएसबी के 79 जवान मुतासिर हुए हैं। वहीं आईटीबीपी के 101 जवान कोरोना से मुतासिर हुए हैं। एनडीआरएफ और एनएसजी के 6 जवान भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। दिल्ली में आपको बता दें, कोरोना का बम फूटा है। पिछले 24 घंटे में नीम फौजी दस्ते के 821 जवान कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। सीआरपीएफ के 257 जवान कोरोना से मुतासिर हुए हैं। वहीं बीएसएफ के 116, एसएसबी के 79 जवान कोरोना से मुतासिर हुए हैं। आईटीबीपी के 101 जवान कोरोना से मुतासिर हुए हैं। वहीं एनडीआरएफ और एनएसजी के 6 जवान भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। वहीं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कोरोना के पेश नजर अस्पताल के इंतजामी अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन एनसीआर में कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए मजीद पाबंदियों के लिए मरकजी हुकूमत से सिफारिश की गई। डिलीवरीज यहाँ पे सक्सेसफुल डिलीवरीज हो चुकी हैं, तो गायनी का भी पूरा इंतजाम है। कोरोना पेशेंट्स जो गायनी मदर्स हैं उनका भी पूरा इलाज है यहाँ पे, और नियोनेटल का भी पूरा यहाँ पे प्रबंध किया हुआ है कि अगर कोरोना से संबंधित मदर है, उनके जो बच्चे होते हैं उनके भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। अभी इस टाइम तो पूरी दिल्ली से लगभग सब जगह से यहीं पे भेजे जा रहे हैं, केसेस रेफ़र किए जा रहे हैं डिलीवरीज के लिए। दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। पिछली वेव के मुकाबले में ये वेव बहुत बहुत माइल्ड है। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग सब एक बहुत माइल्ड वेव से डील कर रहे हैं, नहीं तो दूसरी जो अप्रैल में वेव आई थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। केंद्र सरकार से अपील करूंगा, डीडीएमए की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरे एनसीआर के अंदर इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को करवाएंगे। वहीं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने आज दिल्ली में मुनक्किदा डीडीएमए की अहम मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। अनिल बैजल ने लिखा कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का फैसला किया गया है। अब रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी खिदमात के लिए खुल सकेंगे। और इसके साथ ही हफ्तावार बाजार के हवाले से लिए गए फैसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा कि अब रोजाना सिर्फ एक हफ्तावार बाजार खोलने की इजाजत होगी, यानी एक जोन में सिर्फ एक बाजार खुलेंगे। दिल्ली में कोरोना के 19,166 नए मामले दर्ज किए गए। फिलहाल दिल्ली में 35,000 से ज्यादा होम आइसोलेशन में हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में कोरोना के वसी होते दायरे की ताजा सूरत हाल का जायजा लेने वाले हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे वज़ीर आला के साथ मीटिंग करेंगे। मुल्क में कोरोना की ताजा सूरत हाल का जायजा लेंगे। इम्कान है कि कोरोना गाइडलाइंस में सख्ती लाने के लिए रियासती हुकूमतों को मरकज की तरफ से अहकाम जारी किए जाएंगे। वहीं महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं। 69,959 लोग कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 277 अफराद फौत हुए हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में 33,470 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ मुंबई में 13,648 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है और 29,671 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 1,247 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मगरबी बंगाल में 19,286 कोरोना के नए मामले शांति की गई है। 8,187 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 16 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तमिलनाडु में 13,990 मुस्बत मामले सामने आए हैं। वहीं 2,547 लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं केरल में तकरीबन 6,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की हुकूमत की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। हिंदुस्तान में 8 लाख से 20,000 से ज्यादा एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 4,461 केसेस पाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे गैर रियासती मजदूरों को अब लॉकडाउन का खौफ सताने लगा है। यही वजह है कि अब वो दिल्ली एनसीआर छोड़कर अपने घर को रवाना हो रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अपने घर को जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले लॉकडाउन और होने वाली परेशानियों के खौफ ने हमें दोबारा घर जाने पर मजबूर कर दिया है। हम नहीं चाहते कि दोबारा इस तरह के मसाइल का सामना हो। लॉकडाउन की वजह से जो है काम है नहीं उतना, और सोच रहे पिछले साल की तरह जो है दिक्कत होगा, परेशानी होगा, इसलिए अब ये जा रहे हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की घोषणा तो नहीं हुई है। लेकिन डर सता रहा है ना, जो कहीं हो जाएगा तो फिर खाने में दिक्कत हो जाएगा, जाने में दिक्कत हो जाएगा, हर चीज़ का समस्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते थे आप? ड्राइव करते हैं। लेकिन अभी काम नहीं मिल रहा। अभी काम नहीं, डाउन खड़ी है गाड़ी, कोई काम धंधा है नहीं, राशन पानी कहाँ से आएगा, तो इसलिए वापस जा रहे हैं परिवार के साथ? नहीं, अकेले हैं। हम जा रहे हैं अभी बिहार। क्या वजह है एकदम से वापस जाना पड़ रहा है? सर, ये लॉकडाउन होने वाला है, तो लॉकडाउन होने के बाद जो बहुत तकलीफ होता है, तो इसके लिए हम जा रहे हैं घर। तो अभी काम धाम यहाँ पे नहीं मिल रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी? सर, काम तो मिला, हमें जमा नहीं, तो हम जा रहे गांव। मुंबई से आए थे यहाँ पे, मेरा गांव वाले बुलाए थे। हाँ। तो जमा नहीं काम, तो हम जा रहे घर से फिर बाद में बम्बई जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ क्या खतरा है? मतलब अभी खतरा तो पता नहीं सर, मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ। हाँ। तो लेकिन लॉकडाउन का खतरा है। लॉकडाउन का खतरा है ज़्यादा, इसीलिए केस बढ़ रहे हैं ज़्यादा जी। छोड़ के जा रहे हैं भाई, काम भाव है नहीं, क्या करें। क्या हो गया ऐसा? मतलब पहले धंधा ही पानी नहीं रहा, लॉकडाउन लगे जब से। लॉकडाउन भी लगने की उम्मीद है, कुछ ऐसी बातें भी आती हैं क्या? क्या करें, यही सोच में आती है कि अच्छा। लगेगा दोबारा, इसलिए जाना पड़ रहा है गाँव को। तो दिक्कत हो रही है इस टाइम पूरी तरह। पहले बीच में कुछ ठीक था। हाँ, बीच में ठीक था, फिर दोबारा फिर वही हो गया। तो इसलिए गुड़गांव छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। कहाँ पे आपका गाँव? हमारा है पड़ता है यूपी में। तो ये सारा सामान किस पे, बस वगैरह पे लेके जाएंगे? और गाड़ी फाड़ी करनी पड़ेगी, क्या करें। अच्छा, तो यहाँ से मतलब काम धंधा ना होने की वजह से जा रहे हैं। यूपी से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में इंतखाबी बिगुल शुरू हो चुका है, बच चुका है, वहीं यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, यूपी असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच तमाम तर सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। नामों का ऐलान होना है, जल्द उम्मीदवारों का ऐलान होना है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है।
जहां एक तरफ बीजेपी ने आज से लखनऊ से डोर टू डोर मुहिम की शुरुआत कर दी है, तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं इस बीच आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें कि यूपी में असेंबली इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, जहां पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं लीडरान के पार्टी छोड़ने और दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला भी जो है अब शुरू हो चुका है। बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद है यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलात के बीच हुकूमत ने जहां मेलों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और शादी ब्याह की तकरीब के साथ आखिरी रसूमात तक में तादाद को महदूद कर दिया है, वहीं 12 जनवरी को रियासतगीर सतह पर रोजगार मेला और सूर्य नमस्कार की तकरीब को लेकर कोविड गाइडलाइन की तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2,857 नए मामले दर्ज किए गए हैं और एक्टिव मरीजों की तादाद 10,000 से जायद है। ऐसे में हुकूमत के जरिए सूर्य नमस्कार प्रोग्राम के इनकाद की कांग्रेस और दूसरी जमात समाजी तंजीमें मुखालफत कर रही है। मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हुकूमत पर मुस्लिम तलबा को जबरदस्ती प्रोग्राम में शामिल करने के लिए अफसरान के जरिए दबाव बनाए जाने का इल्जाम भी लगाया है। कोविड गाइडलाइन का पालन, चाहे हमारा कल का जो रोजगार मेला है उसमें हो या सूर्य नमस्कार हो, इन सभी में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए कि ना तुम चांद के आगे झुकोगे ना सूरज के आगे झुकोगे, यानी अल्लाह तबारक तआला की पैदा करदा चीज़ों के आगे आपको झुकना नहीं है। साफ साफ बस इसलिए है ये पूरा का पूरा मामला कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान के हमको इजाज़त ही नहीं है कि हम रचयिता के अलावा किसी दूसरे के आगे झुकें। हम ये चाहते हैं कि इसको जो भी चीज़ें हैं ऐसी जो किसी एक पर्टिकुलर मज़हब के लिए हैं, वो स्कूलों की शिक्षा को उससे बिल्कुल अलग ही कर दिया जाए। स्कूलों के अंदर ये किसी भी, चाहे वो इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मज़हब हो या हिंदू मज़हब हो, उसकी चीज़ों को स्कूल शिक्षा से जोड़ना नहीं चाहिए। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, कोविड के इस तरह के हालात हो चुके हैं, ऐसे में सूर्य नमस्कार के हवाले से ऐसा प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की जानिब से, जब पहले ही सूर्य नमस्कार के हवाले से काफ़ी सियासत हो चुकी है, कई लोग जो है, कई तंजीमें जो है एतराज़ जता चुके हैं। मुनज़्ज़र, जो सवाल आपने किया यही सवाल यहाँ पे मध्य प्रदेश में सियासी जमातों के जरिए, समाजी तंजीमों के जरिए किया जाए। इस वक्त हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडियन मुस्लिम के नुमाइंदे मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नुमाइंदे हैं, जमीयत उलमा के भी नुमाइंदे और कांग्रेस पार्टी की भी नुमाइंदे मौजूद है। इनसे बात करेंगे जो है मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी सूर्य नमस्कार की मुखालफत क्यों कर रही है, जबकि सरकार का कहना है इस मामले में कंपलसरी नहीं है। एक कंपलसरी तो नहीं है, इसलिए कि जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप कंपल नहीं कर सकते किसी को भी सूर्य नमस्कार करने के लिए। ये उनकी अपनी मर्जी की बात है कि वो करें, स्टूडेंट्स या स्कूल वाले, या ना करें। इसलिए ये कहने को मजबूर हो गए, और ये तो पहले कहते भी नहीं थे। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 2009 में पहल की, तब से इन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया है कि कंपेल नहीं करेंगे हम। तो अब मुखालफत किस बात की है? मुखालफत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला का 24 कुरान पाक के 24वें पारे में ये हुक्म है साफ साफ कि ना तुम सूरज की इबादत करोगे ना चांद की इबादत करोगे,
क्योंकि ये सब चीज़ें जो है रचयिता यानी अल्लाह तबारक व तआला ने की रचनाएं हैं और रचनाओं की इबादत नहीं करना चाहिए। सवाल ये, जब सरकार खुद कह रही है कंपलसरी और आप भी मानते हैं, तो फिर मुखालफत किस बात को लेकर है? क्या किस बात का खौफ है? नहीं, होता ये है एक्चुअली कि स्कूलों के अंदर ज़बरदस्ती बच्चों को मजबूर करा जाता है कि वो आएँ और करें, और यानी कि इतना डरा दिया गया है स्कूल के बच्चों को और उनके माँ बाप को कि वो मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों को पहुँचाने के लिए। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई ज़रूरी है तो जहाँ और 50 नागे होते हैं उस दिन का भी आप नागा कर लो और स्कूल ना जाओ, लेकिन वो डर के मारे जाते हैं कि ऐसा ना हो कुछ दूसरी खुन्नस से निकले, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमारे बच्चों को परेशान करा जाए या दीगर परेशानियाँ हों। इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तौफीक साहब जो है ये बताइए, कंपलसरी हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का इल्जाम है कि अफसरों के जरिए दबाव बनाया जाता है। देश भर के अंदर इस तरीके की तंजीमें काम कर रही हैं जो कि बिना मतलब का, बिना मुद्दे की बात को तूल देने का काम। आज देश में जो मुसलमानों की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। इन सारी तंजीमों को चाहिए तो ये कि इन विवादित मुद्दों को, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जब क्योंकि सरकार ने ऐच्छिक बोला है, कंपलसरी नहीं है, तो उसके बाद में हम उस चीज़ को मुद्दा बनाकर उस पर बहस करने से बहस करने के बजाय हम जो मुसलमान कौम आज जो पिछड़ी हुई है, जैसा कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि आज दलितों से बुरी हालत मुसलमानों की है, अगर उनके लिए हिंदुस्तान भर की जो तंजीमें काम कर रही हैं मुसलमानों के लिए, वो सिर्फ उनके लिए काम करें तो मुसलमानों का भला होगा। इन सब चीज़ों से मुसलमानों का भला नहीं होने वाला। भला नहीं होगा। यहाँ पे कांग्रेस के नुमाइंदे हमारे साथ जो है अब्दुल नफीस साहब मौजूद। नफीस साहब जो है, एक तरफ सरकार पाबंदी लगा रही है कि मेले पे पाबंदी, शादी ब्याह में जो तादाद को महदूद कर दिया गया, भोपाल में बहुत सारे मेलों को बंद कर दिया गया, लेकिन कल सूर्य नमस्कार भी होगा और रोजगार मेले में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार जॉब कार्ड दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री गंभीर व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से पिछले कोरोना के अंदर भी उन्होंने काम किया था, लोग कह रहे थे कि जल्दी लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन वो उसमें देरी करते रहे। उसके बाद हालात आपने देखे होंगे किस प्रकार के हुए। अब सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए और मोदी जी को के सामने अच्छा बनने के लिए सूर्य नमस्कार का उन्होंने कार्यक्रम रखा है, जिसमें मासूम बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। और आप देख रहे हैं कि भोपाल में और मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, यहाँ तक कि दिल्ली में तो आज से उन्होंने सब सरकारी दफ्तर तक बंद कर दिए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इन तमाम बच्चों को इकट्ठा करके इस कोरोना महामारी के अंदर सूर्य नमस्कार कराने जा रहा है। ये कौन सा उचित है? एक तरफ आप जो छोटी छोटी मार्केट है वो बंद कर रहा है। अभी कल ही आप भोपाल के अंदर काले दरवाजे वाली मार्केट को उन्होंने पूरा कपड़ा मार्केट को बंद कर दिया, लेकिन अपनी वाहवाही लूटने के लिए सूर्य नमस्कार करने का काम कर रहा है। दूसरा, जो रोजगार मेला कर रहा है उसमें कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार देने का उन्होंने घोषणा करी है। तो वो कहाँ कोरोना का गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को इस कोरोना की महामारी को गंभीरता से लेना चाहिए। पिछला उन्होंने कोरोना का कार्यकाल देखा है और इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम है वो यही कि सरकार और लोग जो है संजीदा हो कोरोना के हवाले से। लगातार अपील तो लोगों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ही जब इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करेगी तो किस तरह से लोग भी इस मामले को सीरियसली लेंगे। मेहताब आलम, आपका बेहद शुक्रिया। आपके साथ जुड़े तमाम मेहमानों का भी बेहद शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, क्या वजह बताई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है? देखिए, बहुत अहम खबर है, बहुत अहम पेशरफ्त है। बिलखुसूस जिस वक्त इलेक्शन ने बाकायदा तौर पर सरगर्मियाँ अख्तियार कर ली हैं, बाकायदा तौर पर बानूरूज पर है इलेक्शन की सरगर्मियाँ, उस वक्त अगर कोई इतना बड़ा लीडर इस्तीफा देकर और समाजवादी पार्टी में जाने के इम्कानात जाहिर करता है तो ये अपने आप में बड़ी पेशरफ्त समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से है। और देखिए, जहाँ तक क्यों दिया गया इस्तीफा, ये बहुत अहम सवाल है। तो इसकी वजाहत यही की है उन्होंने कि वो जिस अंदाज की कारगुजारियाँ की जा रही थी उससे वो मुतमईन नहीं थे। मुस्तकिल
पसमानदा लोगों का इस्तेसाल हो रहा था, मेहनत कर लोगों का इस्तेसाल हो रहा था, मजदूरों का इस्तेसाल हो रहा था, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है उनके लिए। तो उन्होंने इसी बुनियाद पर अपना इस्तीफा पेश किया है। जाहिर है कि किसी भी जिम्मेदार वजीर के लिए बहुत बड़ा कदम होता है, लेकिन ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है और समाजवादी पार्टी के लिए इतनी खुशाइन खबर है अगर वो बाकायदा तौर पर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। और देखिए, ये इम्कानात ये भी हैं कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि काफी लोग उनके साथ समाजवादी पार्टी में शिरकत करेंगे, ऐसे इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से ऐन खबर ये बड़ी पेशरफ से बड़ा अहम मामला है और यकीनी तौर पर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे में नए निवेशक किस क्रिप्टो में निवेश करें और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कैसे तय होती है, आइए आपको बताते हैं। टोकन का एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। टोकन दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहला फेयर लॉन्च, यानी कि जब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, अर्निंग, उसका मालिकाना हक और गवर्निंग सब कम्युनिटी करती है। दूसरा है प्री माइनिंग, जब सार्वजनिक होने से पहले कई क्रिप्टो टोकन जनरेट किए जाते हैं और कुछ खास जगहों पर बांटे जाते हैं। टोकन की सप्लाई, आपको 3 तरह की सप्लाई की जांच करनी होगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी कि कितने टोकन जारी किए गए, उनमें से कितने अभी सर्कुलेशंस में हैं। टोटल सप्लाई, यानी कि बर्न टोकन को छोड़कर जितने टोकन अभी मौजूद हैं। और मैक्स सप्लाई, यानी अधिकतम कितने टोकन जनरेट किए जा सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशंस, यानी किसी प्रोडक्ट में अभी तक कितना पैसा लगा है। जिस टोकन का मार्केट कैप ज्यादा और सर्कुलर सप्लाई कम होगी वो फ्यूचर में उतना ही वैल्यूएबल होगा। टीम, प्रोडक्ट के पीछे की टीम और उसके सदस्यों के बारे में जानना भी जरूरी है। तो उम्मीद है कि अब आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्रिप्टो में निवेश कर सकेंगे। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। टेक केयर एंड बाय बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।